हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई मुस्कुराहट के साथ इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अपने क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, भारतीय संविधान के क्वेश्चनों की बात कर रहे थे कि 500 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिसमें से 4 क्लास आपकी हो चुकी है और आज 5वीं क्लास है। और क्वेश्चन देखिएगा कौन सा है। पीपुल्स वार ग्रुप किसकी बात की गई है? पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। यारेस प्री एग्जाम 1997 में पूछा गया था कि पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन है वो किस राज्य में स्थित है? तो भारत के 4 राज्य हैं, त्रिपुरा है, असम है, नागालैंड है और आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में। और ये शुरू हुआ था आपका 1980 में। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोंडा पानी, एक नक्सली व्यक्ति था जिसका नाम था कोंडा पाली, और कोंडा पाली द्वारा इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। आंध्र प्रदेश में 1980 में कोंडा पाली द्वारा शुरुआत की गई थी। आतंकवादी नक्सलवादी है, नक्सलवादी संगठन है। और एक आप बार बार चर्चा में सुनते हो कि उल्फा जो आतंकवादी संगठन है वो किस राज्य का है? तो असम राज्य का है। या ऐसा भी बन सकता है कि उल्फा जो आतंकवादी संगठन है वो भारत के किस क्षेत्र में है? तो पूर्वी भारत में है। देखो, यह नक्सलवादी की बात आई तो एक क्वेश्चन आता है लाल गलियारा। आपने नाम सुना होगा, लाल गलियारा। और लाल गलियारा है क्या है? ये नक्सलवाद से संबंधित है। ऐसा बताया जाता है कि जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद सक्रिय होता है, जिन दुकानों पर उनको पैसे लेने हैं, सामान लेना है, तो वो दुकान के सामने क्या करते हैं? लाल रंग अर्थात खून से लिखी चिट्ठी देते हैं। कई बार कहते हैं ना कि तू याद ही कौन करे, तो अपन भी कहते हैं कि तू कौन सा खून का लिखा खत भेजे। तो सेम कंडीशन, वो खून की लिखी हुई क्या करते हैं? चिट्ठी। इस कारण वो लाल गलियारा क्षेत्र कहां से कहां तक है? तो जो नक्सलवाद जो प्रभावित जो एरिया आता है, नक्सलवाद प्रभावित जो इलाका आता है, वो किस नाम से? लाल गलियारा। और ये लाल गलियारा जो क्षेत्र है, ये नेपाल में एक मंदिर आता है, पशुपति नाथ का मंदिर। और पशुपति नाथ के मंदिर से लेकर तिरुपति बालाजी का मंदिर तक का जो क्षेत्र है वो किस में आता है? लाल गलियारा। नेपाल से लेकर तिरुपति बालाजी के मंदिर के मध्य का जो एरिया है, जैसे आंध्र प्रदेश भी आता है इसमें, उड़ीसा भी आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, महाराष्ट्र का कुछ भाग आता है, नेपाल, पश्चिम बंगाल, ये नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो लाल गलियारा के नाम से जाना जाता है। तो पीपुल्स ऑफ वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा जानते हो, लैंग्वेज। आजकल वैसे कोड वर्ड आ गए, लैंग्वेज भी नहीं आती, लोग कोड में समझ जाते हैं। जैसे मैं बताऊं कि मारना ही था तो सांप बता देती, मुस्कुराने की कहां जरूरत थी? अब मुस्कुराने में बोलना कोड है। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? कि भारत में जो देखो 14 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु लैंग्वेज के आधार पर प्रथम राज्य का गठन किसका होता है? आंध्र प्रदेश का होता है। देखो, इसकी बात करेंगे, कल भी बात की थी पढ़ने। ये जैसे भारत की स्थिति बनती है, यहां भारत में केरल है और इस तरफ आपका कौन सा आता है? मद्रास। मद्रास का वर्तमान में नाम क्या है? तमिलनाडु। और भारत स्वतंत्रता होने के बाद मद्रास से एक राज्य की मांग की गई थी तेलुगु भाषा के आधार पर, जिसका नाम था तेलंगाना। अब तेलंगाना की मांग की गई, पट्टूरम्बन 42 दिन भूख हड़ताल पर रहता है, मौत हो जाती है। और 1 अक्टूबर 1953 को, कब की बात है भाई? 1 अक्टूबर 1953 को
तेलुगु भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और ये किस राज्य से अलग किया गया था? तो किस राज्य से अलग किया गया था? मद्रास। मद्रास का एक पार्ट निकाल दिया गया और क्या बना दिया गया? आंध्र प्रदेश बना दिया गया। और आंध्र प्रदेश का एक भाग वर्तमान में क्या कहलाता है? तेलंगाना। तो भाषा के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर सर्वप्रथम की बात की गई है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम आते ही तो आप दिमाग में बैठा लेना है ना। सुना होगा आपने, पहला प्यार कभी बुलाया नहीं जाता। तो पहला ही है, पहला पेज आपको जिंदगी में याद ही रहेगा। तो सर्वप्रथम किस राज्य को? अब यहां से एक मिलता जुलता और क्वेश्चन बन सकता है। एक तो भाषा के आधार पर, और इसी में एक क्वेश्चन दे दें कि हिंदी भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? हिंदी भाषा के आधार पर या हिंदी लैंग्वेज के आधार पर। हिंदी भाषा या हिंदी लैंग्वेज के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ध्यान रखना, भाषा के आधार पर आए तो कौन? आंध्र प्रदेश। और हिंदी जो अपनी भाषा है, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, वैसे वास्तविक रूप से नहीं है भारत की कोई राष्ट्रभाषा, पर हिंदी को मानते हैं। हिंदी के आधार पर भारत का प्रथम राज्य अलग कौन सा किया गया? तो हरियाणा। कौन सा किया गया था? हरियाणा। और हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया? तो 1966 में किया गया था। ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हरियाणा राज्य की राज्य भाषा हिंदी है, वहां तो हरियाणवी चलती है, सपना चौधरी चलती है, वहां नहीं चलती तेरे बिना चंडीगढ़ सूना सूना लागे। तो हिंदी भाषा के आधार पर कौन सा राज्य? हरियाणा। और हिंदी की भाषा की बात आई तो मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो 9 राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी है। कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। एक ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन और बनता है, बताएं कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? जैसे सेम क्वेश्चन राजस्थान में, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? या एक क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है? तो राजस्थान का पाली जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ भाई? 8 जिलों के साथ। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ। और विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? चीन। आई बात समझ? अब देखो यूपी कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8। और एक कौन सा? यूपी। टोटल कितने हो गए भाई? 9। और भारत के 9 राज्यों की राजभाषा है जो क्या है? हिंदी है। देखो 9 राज्यों की बात बताऊं तो 9 राज्यों की बात बताएं आपको। इसके साथ एक तो राजस्थान सीमा बनाता है। राजस्थान के बाद कौन बनाता है? एमपी सीमा बनाता है। एमपी के इस राजस्थान के ऊपर कौन सीमा बनाता है? हरियाणा बनाता है। हरियाणा के ऊपर कौन सा बनाता है? हिमाचल प्रदेश बनाता है। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन बनाता है? बिहार बनाता है। बिहार के बाद कौन बनाता है? झारखंड बनाता है। और झारखंड के बाद कौन बनाता है? छत्तीसगढ़ बनाता है। और एक राज्य बचता है यहाँ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मध्य कौन सा? उत्तराखंड। और ये भारत के 8 राज्य हो गए, देखो 4 और 4 इस तरफ के हो गए, कितने हो गए? 8। और एक कौन सा? यूपी। इन 9 राज्यों की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा। भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो 9 राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? जो नागरिकता है या सिटीजनशिप है उसकी बात की गई है कि नागरिकता
संविधान नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख, बात सुनिएगा, तुम दूर रहो या पास, तुम दूर रहो या पास, सलामती की सूचनाएं देते रहा करो, यदि आपका चेहरा ढूंढे तो आप ऑनलाइन रहा करो। तो नागरिकता की बात की गई है। बात को सुनिएगा, नागरिकता, अपन भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं? हैं भाई भारत के नागरिक, क्लियर है बात। अब देखो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में, मैंने बताया था टोटल भाग कितने हैं, 22, कुछ गाइडें कितने भाग बताती है, 25 में 4 के, 9 के और 13 के भाग आता है। तो देखो भाग 1 किसकी बात करता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की जाती है किसमें? भाग 1 में। संघ और राज्य क्षेत्र की बात की जाती है किसमें? भाग 1 में, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में किसकी बात है भाई? नागरिकता की। भाग 3 में किसकी बात है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भाग 4 में किसकी बात है? तो नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और नागरिकता का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक किसकी बात की गई है? आर्टिकल जो 5 है उससे लेकर आर्टिकल 11 तक, 11 तक किसकी बात की गई है? नागरिकता संबंधित प्रावधान है जो संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद किसकी बात की गई है? 5 से 11 की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? देखो 4 ऑप्शन है, 4 में भावना 2 ही आती। दोहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है या इकरी नागरिकता है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 ही प्रावधान, एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता। भाई देखो भूमिका दोहरी अच्छी रहती है कि इकहरी अच्छी रहती है? मान लीजिए आप दोस्त से बात कर रहे हो तो माइंड ज्यादा डिस्टर्ब होगा ना, और एक ही तरफ चल रहे हो तो क्या होगा? अच्छा होगा। दोहरी भूमिका सीधी सी बात है क्या है? नुकसानदायक है। और इकहरी भूमिका क्या है? लाभदायक है। तो भारत में नागरिकता कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो भारत में आपके हिसाब से नागरिकता होनी चाहिए कौन सी? एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता। तो भारत में किस नागरिकता का प्रावधान है? इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। और इकहरी नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता प्रावधान है, वहां ब्रिटेन की ही नागरिकता है, वहां के राज्यों की नागरिकता नहीं है। और भारत में ही जैसे आप पूछ लिया जाए कि आप कहाँ के नागरिक हो, तो भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, इनके आप नागरिक ही नहीं हो। तो भारत में किसकी बात की गई है? इकहरी नागरिकता प्रावधान की। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि आप राजस्थान के क्या हो, बिहार के क्या हो, एमपी के क्या हो, यूपी के क्या हो, तो आप क्या कहलाओगे? तो ध्यान रखना, राजस्थान के आप निवासी हो और भारत के आप क्या हो? नागरिक हो, सिटीजन हो। रेजिडेंस आपका राजस्थान हो सकता है, एमपी हो सकता है, परंतु नागरिक क्या हो? आप कहां के हो? भारत के। अब देखो दोहरी नागरिकता का क्वेश्चन भी पूछा गया कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान विश्व के किस देश में है? तो किस देश में है? यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। इकहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहां के राज्यों की नागरिकता अलग है और वहां के राज्यों की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता क्या है? अलग है। तो क्वेश्चन हो गया आपका 4 नंबर का, 104 नंबर का क्वेश्चन हो गया।
तो हमें मालूम नहीं था, या हमें मालूम क्या था कि मोहब्बत क्या है, हमें मालूम नहीं था कि मोहब्बत क्या है, और आप आए हमारी ज़िंदगी में और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? प्राप्त की जा सकती है। राजीव गांधी इटली से लेकर सोनिया गांधी को नागरिकता प्राप्त कर देता है। प्रियंका गांधी यहाँ से अमेरिका जाकर नागरिकता प्राप्त कर लेती है। सानिया मिर्जा यहाँ से पाकिस्तान जाकर, ये बात थोड़ी सी ज़्यादा नागावर है। बोलो पाकिस्तान चलेगी, अरे भारत में भी खूब थे। तो बात को सुनिएगा कि नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारत में। देखो, नागरिकता संबंधित जो अधिनियम है वो लाया गया था 1955 में। कब लाया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। और इस अधिनियम में 5 बातें की गई थी कि 5 नियमों से आप क्या ले सकते हो? नागरिकता ले सकते हो। एक तो आप नागरिकता ले सकते हो जन्म के द्वारा। भाई था को बापू ठेको थे ठेका, था को दादो ठेको था, नागरिकता मिली कौन मिली? मिलेगी। एक नागरिकता आ सकती है आपके पास वंश कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? वंश कर्म के आधार पर। एक नागरिकता आ सकती है आपकी रजिस्ट्रीकरण के आधार पर। एक नागरिकता आ सकती है आपकी देशीकरण के आधार पर। और एक नागरिकता आ सकती है आपकी किसी भूभाग द्वारा भारत में शामिल, कोई अन्य देश का कोई भूभाग है भारत में शामिल हो जाता है। जैसे सिक्किम का भाग है जो कहाँ शामिल हो गया? भारत में। तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दी गई कि नहीं दी गई? दी गई। तो देखो, जन्म द्वारा, यदि आपका जन्म भारत में होता है तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो पहली कौन सी? जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसमें किसकी बात की गई है? नहीं की बात की गई। यहाँ क्या है? देशीकरण द्वारा की जा सकती है। किसी भूभाग में सम्मिलित भाग का भारत में क्या हो जाए? सम्मेलन हो जाए या सम्मिलित हो जाए तो उसको भी नागरिकता दी जा सकती। भारतीय बैंक में धन जमा करा के, भाई कोई फ्रांस को आदमी है और भारतीय बैंक में पैसा जमा कराए तो क्या भारत का नागरिक हो सकता है? नहीं ना। अरे जैसे दूसरा का खाता में पैसा ट्रांसफर कर दिया, पैसा जमा करा दिया, तभी का खाता का हिस्सेदार थोड़ी बढ़ गया। कौन बढ़ा? तो भारतीय बैंक में धन जमा कराकर आप भारत के क्या नहीं बन सकते हो? नागरिक नहीं बन सकते हो। इस कारण आंसर सही क्या होगा? डी आंसर क्या होगा? सही होगा। तो 105 नंबर का क्वेश्चन भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? तो 1955 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कि कौन सा एक कथन है जो क्या है? सही है। तो 4 कथन है कि नागरिक, ये मूल अधिकारों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? देखो, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, सबकी जगह क्या आ रहा है? मूल अधिकार आ रहा है। तो मूल अधिकारों की बात कब की गई थी? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बात पहली ही क्या है? सही है। इसमें मूल अधिकारों की बात नहीं थी। 1935 के अधिनियम में अगस्त प्रस्ताव में नहीं थी। आजादी से संबंधित क्रिप्स मिशन में नहीं थी। यह भी संविधान सभा के निर्माण से संबंधित था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। यह ब्रिटिश राज्य की या ब्रिटिश शासन की आलोचना को लेकर ये रिपोर्ट थी और इसमें मूल अधिकारों की क्या की गई थी? मांग की गई थी। जैसे मांग तो आप जानते हो, आज मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, कल एनटीपीसी में नंबर आ गए तो मांग करोगे ना, बोलो गाड़ी फॉर्च्यूनर चाहिए, और आज थाने मिराज कौन मिल रही और काल गाड़ी कौन सी चाहिए जी, तो ये मांग नहीं करनी है आपको। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का क्या किया गया?
समर्थन किया गया था। तो क्वेश्चन आपका क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम वही हैं जिसकी तुम्हें चाहत थी, हम वही हैं जिसकी तुम्हें चाहत थी। ये क्वेश्चन वही है जिसकी आपको क्या थी, आवश्यकता थी। और नेहरू जी तो वैसे भी प्रसिद्ध रहते हैं, बाल दिवस वाला मामला नेहरू जी के कारण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रावधान की गई है? किसकी बात की गई है? सुविधा की बात की गई है। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है उत्तराखंड पीसीएस में। इस क्वेश्चन की देखो मैं सीधी भावना समझाता हूं, क्वेश्चन पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन की सीधी भावना कहती है कि एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में, अब शिक्षण संस्था चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो देखो इसका आंसर सीधा होगा 15(4). देखो अनुच्छेद 15 है, उस 15 में 6 पॉइंट आते हैं। कितने पॉइंट आते हैं? 6 पॉइंट आते हैं। छह पॉइंट आते हैं। देखो कौन कौन से आते हैं। पहला पॉइंट यही बात कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कहता है कि देश के सभी सार्वजनिक स्थान, जो सभी सार्वजनिक पब्लिक पैलेस है, ठीक है, देश के सभी सार्वजनिक स्थान सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। चाहे आप जोड़े से जाकर बस डिपो में बैठो, चाहे जोड़े से जाकर स्मृति वन में बैठो, चाहे आप नेहरू पार्क में बैठो, आपको कोई जाति नहीं पूछेगा, आपको कोई धर्म नहीं पूछेगा, आपको कोई लिंग नहीं पूछेगा। सभी सार्वजनिक स्थान सभी वर्गों के लिए खुले। अनुच्छेद 15 में तीसरी बात लिखी गई है कि महिला व बच्चों के लिए, महिला व बच्चों के लिए क्या होगा, कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। जैसे 8 वर्ष की कमाई के बच्चों को बस में किराया नहीं लगता, परंतु आजकल महिलाएं टैलेंटेड, बच्चा 16 वर्ष का है, कलेक्टर को 8 वर्ष का बता देती है। तो ऐसा नहीं करना है। तो 15(3) में महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। 15(4) यही बात कहता है कि SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, या इसको बोल सकते हैं OBC को। वैसे यहाँ शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग न होकर यहाँ शब्द था सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग, और ये OBC आई थी 1990 में। इनको आरक्षण दिया जाएगा। और ये कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत जोड़ा गया था। आई बात समझ में आपको? किसके तहत जोड़ा गया था भाई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(5) कहता है कि SC, ST और OBC को उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। और ये कब जोड़ा गया? तो 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत जोड़ा गया। और 15(6) की बात करें तो ये जोड़ा गया है 2019 में 103वां संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें प्रावधान किया गया है सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की है? 10% के आरक्षण की बात की गई है। और कब जोड़ा गया यह प्रावधान? 2019 में। तो आंसर हो गया आपका 15(4). 15(5), 16(4). 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। 176(5) का कोई अर्थ नहीं है। अनुच्छेद 5 आपको बता ही दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका
7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है कि कौन से 5 अनुच्छेद है जिसके तहत समानता का अधिकार आपको प्राप्त किया गया है। समानता के अधिकार की बात की है, समता की बात बोल सकते हैं, समानता की बात बोल सकते हैं, एक ही बात है। शब्द ध्यान रखना कौन सी है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। कि तुम दूर रहकर भी इतने अच्छे लगते हो तो पास होगे तो कितने अच्छे लगोगे। तुम दूर होकर भी इतने अच्छे लगते हो कि पास होकर भी आप कितने अच्छे लगोगे। तो समता समानता की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है। देखो भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकार कितने हैं भाई वर्तमान में, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कितने मूल अधिकार है भाई, 6 मूल अधिकार है। और पहले कितने थे, 7 थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 कब की बात की गई है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो 7वां मूल अधिकार था, और 7वां मूल अधिकार कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में था भाई, तो अनुच्छेद 31 में था। किस में था, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। और इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 अनुच्छेद 300 क में क्या बना दिया भाई, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और वर्तमान में कितने मूल अधिकार बचे हैं, 6। पहले 7 थे, एक हटा दिया गया, कितने बच गए, 6 बच गए। अब देखिएगा एक बार 6 मूल अधिकारों के मैं नाम बता रहा हूं। क्रमबद्ध है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बाल श्रम नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और 6वां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जो समानता का अधिकार है, एक बार सारी बात बता देता हूं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किसकी बात की गई है, समानता के अधिकार की। अनुच्छेद 19 से 22 तक किसकी है, स्वतंत्रता की। अनुच्छेद 23 से 24 किसकी बात की गई है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक किसकी बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात। अनुच्छेद 29 व 30 में किसकी बात की गई है, शिक्षा व संस्कृति की बात। और अनुच्छेद 32 में किसकी बात की गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किसकी बात की गई है, समानता के अधिकार की बात की गई है, इक्वलिटी की बातें की गई है। तो क्वेश्चन 108 नंबर का क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा, देखो अभी बात की थी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किसकी बात की गई है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई। और स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक किसकी बात है, स्वतंत्रता। देखो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो 20 ये कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, एक अपराध के लिए एक सजा। और तीसरी बात करें, जिस समय अपराध किया उसी समय का कानून लागू होगा। अनुच्छेद 31 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी का कारण बताओ, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, वकील से वार्ता करने की। इस गिरफ्तारी में एक बात लिखी गई है कि महिलाओं की गिरफ्तारी रात को नहीं होगी, महिलाओं की गिरफ्तारी रात को नहीं होगी और महिला पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती है, इनकी गिरफ्तारी कभी रात को नहीं होगी, दिन में ही होगी। आई बात समझ। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक किसकी बात की गई है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताएंगे क्या इसका आंसर क्या होगा। संविधान का
में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। देखो अभी बात की थी समानता के मूल अधिकारों की बात की गई और अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से 18 तक किसकी बात की गई थी? समानता के अधिकार। समानता के अधिकार का उल्लेख 5 अनुच्छेदों में किया गया है। तो बताइए देखें कौन सी समानता मूल अधिकारों में नहीं है? ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा कि सी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा? तो बताते हैं बात। देखो अनुच्छेद 14 ये बात कहता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता कौन बात करता है? आर्टिकल 14 बात करता है। सामाजिक समानता की बात करता है अनुच्छेद 15। धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध अर्थात सार्वजनिक स्थानों की बात की गई। अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों या लोक नियोजन में अवसर की समानता। और आर्थिक समानता हो सकती है? नहीं हो सकती। और आर्थिक समानता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इस कारण आंसर क्या होगा? आर्थिक समानता भारत में नहीं है। सबकी अलग अलग आय है, सबके पास अलग अलग पैसे हैं। एक बात बताऊं इससे संबंधित कि कब कौन किसका कितना, कब कौन किसका कितना अपना है, कब कौन किसका कितना अपना है, यह वक्त बताता है। और यदि आपके पास आर्थिक दृष्टि से आप क्या है, मजबूत हैं, इकोनॉमिक दृष्टि से आप यदि मजबूत हैं तो सब कुछ दुनिया का आपका है। और आप इकोनॉमिक दृष्टि से आप कमजोर हैं तो दुनिया का कोई पल आपका नहीं है। ये बता देता हूं आपको। तो यदि आर्थिक दृष्टि से आप गिर गए हो तो आपके माता पिता, आपका भाई, परिवार, समाज आपके कोई नहीं है। और आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत हो तो सब अपने हैं। तो ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। कब कौन कितना अपना है, ये बात है, वक्त बताता है और बाकी कोई कुछ नहीं बताता। और वक्त में कौन सा? आर्थिक। तो एनटीपीसी में लागते हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो तो सब आपके होंगे और नहीं तो आपका कौन नहीं। जो आज बैठे हैं ना, बोले क्या कर रहे हैं, बोले क्यों कौन करूं, बोले आजा, बोले कल्याण सर्किल, बोले चाय पीसा, आई बात समझ। वो आपके कभी काम में नहीं आएगी। यदि आप एनटीपीसी में हो तो काम आएंगे, नहीं तो आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते चला जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया आपका 110 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? शब्दों का फेरबदल देखो कैसा है। विधायन सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है। तो विधायन सत्ता क्या कहती है? देखो सत्ता आपके हाथ में हो तो माहौल कुछ अलग ही होता है। सत्ता आपके हाथ में हो तो माहौल क्या रहता है? अच्छा ही रहता है। विधायन सत्ता की बात की गई है कि आपके शहर की शाम बड़ी सुहानी है, आपके शहर की शाम बड़ी सुहानी है। यदि आप सत्ता में हो तो आपका शहर क्या होगा? एकदम सुहाना होगा, रंगीन होगा। आपको बुरा ना लगे तो एक शाम में चुरा लूं, तो सेम कहानी है। विधायन सत्ता का, सत्ता की बात की गई है कि सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? अनुच्छेद 14 के तहत होता है, अनुच्छेद 15 के तहत होता है, अनुच्छेद 16 के तहत होता है, अनुच्छेद 17 के तहत होता है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? 14 कहता है कि कानून के सम्मान या विधि के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता अर्थात कानून सबके लिए क्या है? सम्मान है। कानून सबके लिए क्या है? सम्मान है। विधि के समक्ष क्या है? समानता है। अनुच्छेद 14। और कानून ही सब पर नियंत्रण रखता है। सरपंच साहब भ्रष्टाचार करते हैं, कानून के शिकंजे में आते हैं, 10 साल बाद जेल। लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी की एक बात आई 1997-98 के आसपास की बात थी। चारा घोटाला करते हैं, बड़ी चर्चा में रहते हैं, आरोप लगते हैं।
लालू प्रसाद यादव अपना क्या करते हैं, पद छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री पद का, और उस पद पर, मुख्यमंत्री पद पर अपनी पत्नी जो थी राबड़ी देवी, उसको क्या बना देते हैं, वो मुख्यमंत्री बना देते हैं। मीडिया वाले लालू प्रसाद जी से पूछते हैं कि आपने चारा खाया, चारा घोटाला किया? तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि हाँ मैंने चारा घोटाला किया। बोले भैंस चारा खाती तो दूध देती, भैंस चारा खाती तो दूध देती, और मैंने चारा खाया तो आपको राबड़ी दी, अर्थात बिहार की मुख्यमंत्री किसे बना दिया, राबड़ी देवी को बना दिया। तो कानून का शासन है, कानून के आधार पर ही उन्हें सजा दी गई, तो पूर्ण नियंत्रण लगता है। तो कानून अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि सत्ता विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 14 के तहत कानून का भारत में क्या है, शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका संविधान के मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? देखो भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसकी बात है भाई, मूल अधिकारों की बात है। 12 से 35 तक किसकी बात है, मूल अधिकारों की बातें की गई है। और ये 12 से 35 तक जो मूल अधिकार है, संविधान द्वारा मूल अधिकारों को लागू करने का। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, सती हो रही है, तो इन मूल अधिकारों की कमी कौन कर सकता है, या मूल अधिकारों को लागू कौन कर सकता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान के किस भाग में, भाग 3 में किसकी बात है, मूल अधिकारों कि मूल अधिकारों को लागू कौन कर सकता है? भारत के सभी न्यायालय, ना संसद, ना राष्ट्रपति, नहीं, ये 3 ऑप्शन तो नहीं है। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय लागू कर सकता है, उच्च न्यायालय लागू कर सकता है, बताएंगे अभी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 कहता है, और कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अर्थ यह है कि यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नाम सुना होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार पर्चा और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट जारी कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत? 32। ये 5 प्रकार की रिट ये कहती है कि यदि आपका मूल अधिकारों का हनन हो तो सर्वोच्च न्यायालय आपके लिए कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आगे बात को सुनना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32(3), भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 32(3) कहता है कि संसद कानून बनाकर, पार्लियामेंट है जो क्या कर सकती है, संसद है जो कानून बनाकर संसद कानून बनाकर रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। और अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को कितने प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? 6। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है भाई? 5 प्रकार की। और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 तो वही सेम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध। और इसमें 6वीं जो आती है वो आती है इंजेक्शन। जान गए इंजेक्शन? बचपन में स्कूल में आते थे पोलियो वाले तो अपने यूं बैठे रहते थे, वही कंडीशन है इंजेक्शन नामक रिट, जिसका अर्थ होता है अंतिम राय। यहां से और क्वेश्चन बन सकता है कि रिट जारी करने के मामले में या याचिका जारी करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय से अधिक शक्ति है या उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा शक्ति? ऐसा कंफ्यूजन का क्वेश्चन दे सकता है। तो उच्च न्यायालय को ज्यादा शक्तियां हैं, 6 रिट जारी करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट कितनी जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो 6 प्रकार की रिट जारी करता है।
तो क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जीवन जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, उससे मोहब्बत करने का अधिकार, उससे प्यार करने का अधिकार, वो सारे किस में हैं? इसी में है। और मौलिक अधिकारों की बात है कि सरपंच क्या दे रहे हैं? लंबी लंबी दे रहे हैं, वर्तमान में नहीं दे रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि कहीं सरपंच ये बैठा बैठा ये नहीं कह दें कि कोरोना की वैक्सीन भी बनवा दूंगा, बोले मैं सरपंच बन गया तो। कोरोना की वैक्सीन भी बना दूंगा, सरपंच लंबी लंबी टेकते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि तू सरकारी योजनाओं की जैसी है, जिसकी चाहत है उसको तुम मिलती नहीं है। तो देखिएगा मूल अधिकार क्या है, क्या कभी निलंबित किए जा सकते हैं? मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? सॉरी, नहीं किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, कोटेशन गलत। प्रधानमंत्री के आदेश देने पर क्या मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? प्रधानमंत्री को टक्कोई को बटेटे। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किए जा सकते हैं? ना भाई, इच्छा तो कोई की क्यों जाए, बात चल रही थोड़ी है, कौन चल रहे? अब ध्यान रखना, इच्छा है, इच्छा के अनुसार मेहनत भी होनी चाहिए, लगन भी होनी चाहिए, उसके पीछे पीछे उतनी दूर जाना भी चाहिए, नंबर भी देने चाहिए, सारी बातें हैं। फिर भी सफलता मिले कि ना मिले, 10 नंबर की सैंडल भी आ सकती है वहां। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जी बात सही है, आपातकालीन स्थितियों में मूल अधिकार क्या किए जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। और मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान अनुच्छेद 358 और 359 में। दो अधिकार अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 358 और 359। इन दोनों अनुच्छेदों में यदि आपातकालीन स्थिति है तो मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। किस प्रकार से निलंबित किया जा सकता है मैं बताऊं आपको। तो अनुच्छेद जो 358 है वो कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधान क्या हो जाते हैं? स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो स्वतः क्या हो जाते हैं? समाप्त। अनुच्छेद 19 में देखो, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार जानो मैं मारा विचार काल कपल चैलेंज रख दिया था ना। अभिव्यक्ति मतलब पर्सनल बातचीत, मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर खटाई करूं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, ये जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। परंतु ये ध्यान रखना आपको, यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह को लेकर लगाया गया है, किसको लेकर लगाया गया है? सशस्त्र विद्रोह को लेकर लगाया गया है, तो अनुच्छेद 19 के प्रावधान समाप्त नहीं होते। अनुच्छेद 359 क्या कहता है? अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 के प्रावधान छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। 20 कितनी बातें कहता है? 3 बातें कहता है। कौन कौन सी? एक तो कहता है कि आपने जिस समय अपराध किया उसी समय का कानून लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि बताएं आपको, यदि आप किसी को 3 सेकंड तक लगातार देखते हो, 30 सेकंड तक किसी को लगातार देखते हो या 1 किलोमीटर तक आप पीछा करते हो तो आपके ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा होगा। आज ये प्रावधान है, कल सरकार नियम चेंज कर दे, बोले ऐसा प्रावधान नहीं है तो आप पर सजा होगी या नहीं होगी? तो ध्यान रखना, नहीं होगी। भारत में पार्टी पक्ष को लाभ पहुंचाया जाता है, हानि नहीं पहुंचाई जाती। दूसरी बात,
एक अपराध के लिए कितनी सजा भाई? एक सजा। तीसरी बात, व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। और 21 तो आप जानते हो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, कोई गोली नहीं मार सकता। पर आजकल मोहब्बत की दास्तां इस प्रकार से चढ़ी है कि चाहे जब गोली मार दी जाती, इतना प्यार है जो इतना परवान मत ले जाइए। प्यार कीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर प्यार को सिर पर मत लेकर आए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 2 दिन पहले जयपुर की घटना थी, एक लड़का लड़की के गोली मार देता है, वही मोहब्बत के चक्कर में आकर। आज का न्यूज़पेपर देखा आपने, दिल्ली पुलिस का एसआई अपनी सर्विस रिवॉल्वर से क्या मार देता है? गोली। प्यार करें पर इतना ज्यादा भी ना करें कि कहीं किसी का मर्डर करने की नौबत आ जाए। तो बात को सुनिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इन दो को छोड़कर अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति सभी मूल अधिकार क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नागरिकता अधिनियम 1955, 95 नहीं है, कौन की क्या है, यहां ध्यान रखना आपको, 55 करना है। क्या करना है? 55 कर लेना है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों में कितने वर्ष बिताने होंगे? भाई कोई नागरिक है, वो विदेश चला गया और वापस भारत आता है, या भारत की नागरिकता छोड़ देता है वापस आता है, तो कितने वर्ष? 7 वर्ष। ये 7 वर्ष का तालमेल बड़ा अच्छा है। मान लीजिए आपका तालमेल घर वालों ने जबरदस्ती बैठा दिया, दिल टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं सारी बातें, तो 7 वर्षों तक तो आप दहेज का मुकदमा दर्ज करा सकते हो, उसके बाद दहेज का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते। तो 7 वर्ष हो गए तो पक्की रजिस्ट्री होगी। दहेज वाला मतलब थाली वाट का बर्तन फूट गया 7 वर्ष में। अब देखिएगा बात, आप 7 वर्ष की बात होगी कि 7 वर्ष तक भारत में रहने के बाद उसको भारत की क्या दे दी जाती है? नागरिकता दे दी जाती है, सिटीजनशिप दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, और उसका मूल भी कौन सा होना चाहिए? भारतीय मूल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाहे जो व्यक्ति विदेशों से उठकर आ गया, मूल उसकी पीढ़ियां कहां होनी चाहिए? भारत में होनी चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? देखो किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रावधान किए गए हैं? तो बताएं, देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? बारह से 35 किसकी बात की गई है? 12 से 35 और संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों की बात की गई है? मौलिक अधिकारों की बात की गई। और भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीयों का अधिकार पत्र कहते हैं, लोकतांत्रिक स्तंभ कहते हैं, लोकतंत्र का मुख्य आधार कहते हैं। मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक देखो, 12 मैं आपको कुछ अनुच्छेद बताता हूं, जैसे आपने कहीं भी पढ़ा होगा अनुच्छेद 12 आपको नहीं पढ़ाया, अनुच्छेद 13 आपको नहीं पढ़ाया जाता, अनुच्छेद 33 नहीं पढ़ाया जाता, अनुच्छेद 34 नहीं पढ़ाया जाता, अनुच्छेद 35 नहीं पढ़ाया जाता। 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं और पढ़ाए कौन से जाते हैं? 14 से लेकर 32 तक। बीच में 31 भी नहीं पढ़ाया जाता। एक 31 नंबर का अनुच्छेद वो भी आपको नहीं पढ़ाया जाता। तो 12 क्या कहता है? भारत राज्य की परिभाषा, ठीक है। और अनुच्छेद 13 क्या कहता है? न्यायिक पुनरावलोकन, पृथक्करण का सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत है, अनुच्छेद 13 में है। 33 सेना, सैन्य बल, अर्धसैन्य बल, ये जो होते हैं, सीबीआई होती है, आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके व्यक्तियों के मूल अधिकारों में कमी की जा सकती। मार्शल लॉ, राष्ट्रपति ये मार्शल लॉ होता है या सैन्य शासन होता है, लगने पर मूल अधिकारों की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 35 कहता है कि अनुच्छेद 16(3), 16(4), 31(3), 32(3), 33, 34 में परिवर्तन केवल कौन कर सकते हैं? संसद। और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो वर्तमान में हटा दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्यार हो गया है तुमसे, प्यार हो गया है तुमसे, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। तो बताइएगा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। देखो मौलिक अधिकार बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, मूल अधिकार बोल सकते हैं, एक ही बात है। मूल अधिकार बोले या मौलिक अधिकार बोले, बात क्या है, एक ही। मूल अधिकार वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले कठोर का कोई मतलब नहीं होता, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये संविधान में हो सकता है कि भारत का संविधान लचीला है या कठोर है। तो मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं क्या अवाद योग्य। जैसे मैं बताऊं, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर बताइए। तो वहां पहली बात यही आती है कि मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो सरकार ये कहती है कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, किसके आधार पर, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर योजनाओं का निर्माण कर सकती है। वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता, विकलांग, रोडवेज बस में यात्रा फ्री, महिलाओं को किराए में 30, ये सरकार कहती है कि संसाधन है मेरे पास तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब विधवा पेंशन दी जा रही है तो विधुर पेंशन भी दीजिएगा, नहीं। भारत का वैसे एकमात्र हरियाणा राज्य है जिसने विधुर पेंशन योजना भी चालू की है कि रोटी बनावाड़ी भी थिराक सको यदि थाके गराड़ी चलेगी तो। अब ऐसा आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इस कारण वो क्या है, अवाद योग्य है। और मूल अधिकार क्या होते हैं भाई, वाद योग्य होते हैं। क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, कमी होती है, तो आप न्यायालय में जा सकते हो। मान लीजिए कि ये दो घर है, एक आपका है और एक आपके पड़ोसी का है। अब आपके पड़ोसी से आपकी नहीं बनती होगी, नहीं बनती है ना कई बार, आई क्या बात समझ में, और उसकी लड़की की शादी है और वो डीजे बजा रहा है, आप पुलिस में क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो कि मंदरान ने शोभा दे रहे, बोले 3 दिन होगा डीजे बजाता। तो ऐसा प्रावधान कर सकते हैं, जैसे रात को 10 बजे बाद बाजार में डीजे अलाउ नहीं है, तो इस प्रकार की बात है। तो वाद योग्य मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं, अर्थात इनको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, इस कारण वो वाद योग्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानदार शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा, पुनर्गठन की बात करना है, सीधी सी बात है, कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, वापस क्या हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, बस में चढ़ते वो भी मिल गई, आप भी मिल गए, चाय पी और वार्तालाप पुनः स्टार्ट। तो देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक डेट आती है 1 अक्टूबर 1953 को। कौन सी डेट आती है, 1 अक्टूबर 1953 को एक भारत का राज्य बनता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश राज्य का जैसे ही गठन होता है तो पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। पूरे भारत में क्या होती है, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ जाती है कि जब आंध्र प्रदेश अलग हो सकता है तो हम भी क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ये बात कौन कहता है, सभी राज्य कहते हैं। और सभी राज्य ये बात कहते हैं तो क्या होता है आगे, तो सरकार है एक आयोग का गठन करती है 29 दिसंबर 1953 को। कब गठन करती है, 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को सरकार
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, तो 29 दिसंबर 1953 को। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यदि इस क्वेश्चन को और घुमाकर पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश फजल अली। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग में टोटल सदस्य कितने थे? 3। एक कौन हो गया? फजल अली, एक था केम फर्नीकर और एक था हरदेनाथ कुंजरू। तो गठन कब? 1953। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो कब देता है रिपोर्ट? 30 दिसंबर 1955 को ये क्या देता है? रिपोर्ट ही देता है। कब देता है? 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट देता है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन अध्ययन के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का, देखो अक्टूबर में और दिसंबर में तुरंत बाद आवश्यकता पड़ गई। फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अध्ययन कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने और विचारने का क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है और वो भी राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन आपको भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो बताएं, देखिए मैसूर पहली बात की गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा एक कथन है जो असत्य है और बाकी सभी क्या है? सत्य है। देखो मैसूर राज्य का नाम, पहला क्वेश्चन यही है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। तो मैसूर राज्य का नया नाम है क्या? पहले तो बात ये बताओ कि मैसूर किस राज्य में आता है? मैसूर किस राज्य में आता है? नहीं पता? अरे मैसूर प्रसिद्ध मैसूर, जैसे मैं बताऊं कि एक दिन तो गुलाब के भाव भी बढ़ जाते हैं, एक दिन तो गुलाब के भाव भी बढ़ जाते हैं, वैलेंटाइन डे पर आता है तो आप इतनी जिंदगी सस्ती क्यों कर रहे हो मोहब्बत के चक्कर में? तो मैसूर कर्नाटक राज्य में है, ध्यान रखना। और भारत में सबसे बड़ा दशहरा कहाँ का है? मैसूर का। और राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का है। और मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रख दिया गया। ध्यान रखना, मैसूर राज्य का नया नाम वर्ष 1973 में तमिलनाडु न रखकर क्या रख दिया भाई? कर्नाटक रख दिया। तमिलनाडु तो किस में आता है? मद्रास में आता है, ध्यान रखना। मद्रास जो राज्य था उसका नाम क्या कर दिया गया? तमिलनाडु। और मद्रास का नाम क्या कर दिया गया? चेन्नई। और मैसूर का नाम वर्तमान में क्या है? तो मैसूरी है। गोवा को दमन दीव से अलग किया गया। बात क्या है? सही है। देखो आंसर तो इसका यही है, ये असत्य है। इसका सत्य क्या होता? मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक, यदि यहां लिख दिया जाता कर्नाटक तो ये कथन क्या होता? सही होता, परंतु ये कथन क्या हो गया? गलत होगा। गोवा को दमन एवं दीव से क्या किया गया? अलग किया गया। बात सही है। तो गोवा और ये दमन दीव पुर्तगालियों से जब स्वतंत्र होते हैं तो 1987 में गोवा दमन दीव अधिनियम लाया जाता है, जिसके तहत गोवा को किससे अलग कर दिया जाता है? दमन व दीव से अलग कर दिया जाता है। कोटेशन क्या है भाई? सही है। ये गलत था, आंसर ये सही है। ये बता देता हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन। बंबई राज्य से गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। पहले देखो बॉम्बे प्रांत था और बॉम्बे हाई कोर्ट भी था। अब क्या होता है कि 1960 में बॉम्बे राज्य को गुजरात व महाराष्ट्र में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित अर्थात केंद्र शासित प्रदेश था क्या भाई? हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था कि नहीं था? तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश ही था। और हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसे 1970 में केंद्र शासित प्रदेश का हटाकर किसका दर्जा दे दिया गया? राज्य।
तो ये 3 कोटेशन तो क्या है, सही है, और ये कोटेशन आपका गलत है, और आंसर भी क्या होगा, असत्य पूछा गया। तो असत्य कौन सा कथन है, एक कथन है जो क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखो भाई, सिक्किम पहले क्या था, स्वतंत्र था, उसके बाद क्या कर दिया गया, इसको भारत में शामिल कर लिया गया था। देखो, सिक्किम पहले अलग था, फिर इसको क्या कर लिया, भारत में शामिल कर लिया गया। कब, क्यों, किस प्रकार से किया गया, जैसे बताएं, सिक्किम की क्या भारत को आवश्यकता थी। इंदिरा गांधी समय प्रधानमंत्री, चाहे मेरी आदत हो या जरूरत, मेरी आदत हो या जरूरत, मेरी आदत हो या जरूरत, मेरी आखिरी व पहली मोहब्बत आप ही हो। तो सेम कंडीशन है, सिक्किम भारत का राज्य। देखो, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया भाई, 1976 में किया गया। और कहाँ किया गया, पोखरण जैसलमेर में किया गया था। आई बात समझ, कब किया गया, तो 1976 में, और पोखरण जैसलमेर में किया गया था। और ये चाइना को चुनौती दी गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी कि ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, परमाणु बम चीन में भी फोड़ सकते हैं। चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो इंदिरा गांधी 35वां संविधान संशोधन करती है। कब, तो 1976 में, 74 में। और भारतीय संविधान का आर्टिकल कौन सा जोड़ती है, 2A जोड़ती है। अनुच्छेद कौन सा जोड़ती है, 2A छोड़ती है। और अनुच्छेद 2A में सिक्किम को क्या बनाया जाता है, भारत का सहायक राज्य बनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा भाई, 35वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया, भारत का सहायक राज्य बना दिया गया। और किस आर्टिकल में बनाया गया, तो आर्टिकल 2A में बनाया गया। अब इसके बाद क्या होता है, 36वां संविधान संशोधन किया जाता है 1975 में। और भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। और अनुच्छेद 371F में सिक्किम को क्या दे दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा। अब यहां से और क्वेश्चन बन सकता है कि जब सिक्किम भारत में शामिल नहीं था, तो सिक्किम में क्या लोकतंत्र था, राजतंत्र, तो ध्यान रखना वह राजतंत्र था। वहां क्या होता था, राजा होता था। और राजा को वहां क्या बोलते थे, चोग्याल बोलते थे। क्या बोलते थे, राजा को यहां चोग्याल बोलते थे, ध्यान रखना। और जनमत संग्रह द्वारा यह पद क्या कर दिया गया, समाप्त। तो आंसर क्या हो गया भाई, 35वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। मिलान हो ही जाता है भारत में, मिलान बहुत अच्छी तरीके से। ये कश्मीर वाला ही मामला नहीं बैठ रहा है, बाकी तो भारतीय लोग नजरों से मिलान कर लेते हैं। तिरछी नैन मिलाइए, मिलाकर मतलब इशारों भारत में देखो, आपको पता है कि कोई भी खेल हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ हो, भारत में सर्वाधिक जो मेडल है वो निशानेबाजी मिलते हैं। भारतीय लोग हैं तीर चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, बैठे बैठे तीर चला देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया तो बता देते हैं आपको, छत्तीसगढ़ राज्य की भी जीवनी बताते हैं। देखो, भारत में राज्य है कितने वर्तमान में, पहले तो ये बात बताओ, भारत में राज्य कितने हैं। ऑप्शन आपके सामने 27 हैं, 28 हैं, 29 है और 30 है। कमेंट करें, देखिए फटाफट, भारत में राज्य कितने वर्तमान में। आज की बात की जा रही है, आज 28 सितंबर 2020 की बात की जा रही है। वीडियो 1 साल बाद देखोगे तो परिवर्तन भी हो सकता है, आज के दिन की बात की जा रही है। तो कितने राज्य हैं, आज जितनी तारीख है उतने ही भारत के राज्य हैं, ये ध्यान रखना। कितने राज्य हो गए, 28। देखो, वर्ष 2000 की बात है, बड़ा मोहब्बत वाला वर्ष था 2000। वर्ष 2000 की बात है। भारत में कितने राज्य बनाए जाते हैं एक साथ, 3 राज्य बनाए जाते हैं। 3 राज्य देखो कौन कौन से हैं। वैसे एक सूत्र बताता हूं, आज तक मैं सूत्र नहीं बताता हूं क्योंकि सूत्रों वाला जमाना गया है, सूत्रों से आजकल कोई क्वेश्चन आपका हल नहीं हो सकता।
वो यूट्यूब पर आप देखते हो ना 5 मिनट का वीडियो और बोले सारे एनटीपीसी के सवाल, रेलवे का पूरा जीके सॉल्यूशन, इस वीडियो को देखें आप पूरा, तो वो 5 मिनट 5 क्वेश्चनों से आपका रेलवे का पेपर सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको क्या आनी चाहिए, पूरी थ्योरी आनी चाहिए। आई बात समझ में? अब देखिएगा क्या होता है, पहली बार इस सूत्र दे रहा हूं, वैसे सूत्र नहीं आते हैं। एक सूत्र है 1915 बार, कितनी बार की बात की गई है भाई, 1915 बार छत से उतर जा। 1915 बार छत से उतर जा, मतलब जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 1915 बार दिन में छत से उतरते हो और चढ़ते हो तो जिम जाने की आवश्यकता नहीं, आप कंफर्टेबल हो, फिजिकल फिट हो। अब देखो 1915, यहां से 3 डेट आती, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। महीना आपको देखो कौन सा दे रखा है, नवंबर दे रखा है। साल कौन सी हो गई, 2000 की हो गई। 1915 बार छत से क्या हो गया, छत्तीसगढ़। उत्तरा से क्या हो गया, उत्तराखंड। और जा से क्या हो गया, झारखंड। क्या हो गया, 1915 बार छत से उतर जा, 6 से छत्तीसगढ़। उत्तर से क्या हो गया, उत्तराखंड। और जा से क्या हो गया, जार से क्या हो गया, झारखंड। अब देखो 1 नवंबर 2000 को कौन सा, छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को कौन सा, उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 को कौन सा, झारखंड। और 2 जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य बना दिया गया, तेलंगाना। और तेलंगाना बनते भारत में कितने राज्य हो गए थे, 29। परंतु 31 सितंबर 2019 को 31 सितंबर 2019 को 31 सितंबर 2019 को जम्मू कश्मीर के फिर टुकड़े कर दिए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे दिल में लगी दिल में रह जाती है, कुछ मोहब्बत अधूरी रह जाती है, सेम प्रकार का क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, कि किस आर्टिकल के तहत बच्चों का शोषण नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान का शोषण देखो, शोषण के संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 व 24 है। अनुच्छेद 23 कहता है दैहिक व्यापार का निषेध है, शरीर को नहीं बेच सकते। और ये व्यापार करने वालों को, शरीर का व्यापार करने वालों को क्या कहते हैं, कबूतरीबाज कहते हैं। जैसे कई बार अखबार में आता है 2 कबूतरीबाज गिरफ्तार, तो कबूतरीबाज फरार। ये कबूतरीबाज क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के 4 कर्म होते हैं, माता पिता की सेवा करना, बच्चों को जन्म देना, ठीक है, सब 4 हैं। उसमें एक शादी करना है। और प्रत्येक माता पिता ये सोचते हैं कि अपने बेटी बेटे की क्या करें, वो शादी करें। अब कई पितरियान का बेटा ऐसी कर मैं जगह पढ़वाऊं, कोई मतलब नहीं, सार दिन तान से अंदर मिराज खाए और कोई मतलब नहीं। अब देखो महाराष्ट्र भी वैसे चर्चा में चल रहा है ना, कभी कोरोना को लेकर चल रहा है, कभी सरकार को लेकर चल रहा है, कंगना रनौत को लेकर चल रहा है, सुशांत सिंह को लेकर चल रहा है, रिया चक्रवर्ती को लेकर चल रहा है। और अब और ही मामला आ रहा है। जैसे वो डायलॉग था ना आमिर खान का उस फिल्म में कि मारी छोरियां भी के छोरा से कम है। क्या पता चला, लड़कियां खेलों में ही कम नहीं है, खेलों में बराबर नहीं है, नशे में भी बराबर है। और नशा भी देखो कौन सा, अब मीडिया वाले भी मुद्दा उठा रहे हैं कि ड्रग्स लेते। अब मीडिया वालों को कौन समझाए, जो करोड़ों कमा रही है वो कोई तानसेन थोड़ी खाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो शोषण, ये तो क्या होता है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने लड़कों की या लड़कियों की शादी करें। लड़कियां की तो हो जाए, लड़का की कुछ जीवता पितर फिर बंठाए के जीवता पितरा फिर वह मेहनत कौन करे।
फिर घर का बात करें कि महाराष्ट्र ले रहा बिहार वाली ले रहा खटू ले रहा पच वह एजेंट ढूंढे पीसा दे एजेंट पीसा ले भाग जाए तो वह कहला कबूतरी बात। ये तो था 23 की बात। और 24 की बात क्या कहती है? अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम को निषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। ध्यान रखना 14 वर्ष से कम आयु के बालक 2 ही कार्य कर सकते हैं, एक मनोरंजन का, दूसरा खेलना। और शोषण, तो सीधी सी बात है बच्चों के शोषण की बात की गई है, अनुच्छेद 24 की बात की गई है। ठीक है। और ध्यान रखना 14 वर्ष से कम आयु के बालक अपने पिता के हाथ में काम बटा सकते हैं। जैसे आप दीपावली की छुट्टियां, वर्तमान में तो छुट्टियां चल रही है, बड़ी दुकानों में छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, तो वो अपने पिता की दुकान में कार्य कर सकते। थको बापू खेती करे तो थे भी खेती कर सको हो, लावणी कर सको हो, बैंड बदल सको हो, पूड़ी बांध सको, पूड़ा बांध सको, तो ये बात करे सकते हो। तो अनुच्छेद 24 के तहत ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में सही, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो वही अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को क्या नहीं करवाया जाएगा भाई? कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? देखो छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव किस अनुच्छेद के तहत है? अभी बात की थी अपन ने, तो अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति के आधार पर, जैसे एसटी का एससी का, ऐसी बात नहीं की जाती। और इसमें एक अधिनियम भी लाया गया था, राजीव गांधी सरकार द्वारा अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत अप्रैल 2018 में भारत बंद किया गया था। और कौन सा अधिनियम था? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम। कौन सा? तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम राजीव गांधी सरकार द्वारा 1989 में लाया गया था। इसके तहत एससी एसटी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम कब लाया गया? तो 1989 में लाया गया था। तो अनुच्छेद 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखो प्रेस आजादी की स्वतंत्रता, ये मीडिया की स्वतंत्रता की बात की गई है। मीडिया आपको पता ही है, जाए तो बोल रहा है रिया चक्रवर्ती करवट ले रही है कि नहीं ले रही, क्या हुआ, जेल में है, किस बेरिक में। अरे क्या मतलब है? देश की अर्थव्यवस्था की 12 बज रही भी को कोई जवाब को नहीं, देश का बेरोजगार डोद रहा भी को कोई जवाब को नहीं, कोरोना बढ़ रही भी कोई मतलब को नहीं, बस रिया चक्रवर्ती चल रही है। ये मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है। अभी बात करते हैं भारत के कौन से अनुच्छेद के तहत मीडिया को या प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो ध्यान रखना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में 1 और 1 में ए, और अनुच्छेद 19(1) में एक स्वतंत्रता दी गई है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता किसके तहत है? अनुच्छेद 19(1) के तहत है। और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, बोलने की स्वतंत्रता। और इसी स्वतंत्रता के तहत कौन सी स्वतंत्रता आती है? मीडिया की स्वतंत्रता आती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो देखना अनुसूचित जाति जनजाति की बात की जाए तो वह अनुच्छेद आता है कौन सा? 17। और अनुच्छेद 17 और खतरा बराबर, क्यों खतरा बोले 17? तो अनुच्छेद 17 के तहत ये बात की गई, इनके सांस्कृतिक सामाजिक क्या बनाए जाएंगे? अधिकार बनाए जाएंगे। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चनों का अध्ययन करें, पीडीएफ मिल जाएगी। और सभी स्टूडेंट हैं जो वो क्या करेंगे, इंस्पेक्टर एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भेज दी जाती है। और इस टेलीग्राम चैनल में अधिक से अधिक क्या जोड़ें? स्टूडेंट को जोड़ें, छात्रों को जोड़ें। और आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।